Hello, welcome back once again, the students of 10th Standard English Medium. Once again, I welcome you back in my class of social science. And right now, as you see, we are studying chapter number 15, which is the first chapter of economics, economic development. वो चैप्टर अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सो फार हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो दोनों के बीच में क्या फर्क है। वी हैव आल्सो नोन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ओके, एंड हाउ लाइक दे डिफरेंशिएट बिटवीन each other, okay, and then we also understood the concept of economic and non-economic activities, right? और फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि how we have been able to bifurcate our occupations or professions in 3 different sections: primary sector, secondary sector and service sector. इतना समझने के बाद आज हम हमारा जो पढ़ाई जो है वो शुरू करने जा रहे हैं पेज नंबर 123 से, ओके। और नए टॉपिक का जो नाम है वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, as you can see, there are 4 factors of production: land, capital, labor and entrepreneurship. तो इन चारों फैक्टर्स को हम एक के बाद एक समझेंगे कि सबसे पहले ये चारों फैक्टर्स, ठीक है, उनका इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या मतलब होता है और क्यों उनको मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, वो चीज हमें समझना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि लैंड, सी इन नॉर्मल इंग्लिश, इन ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी, लैंड यानी जमीन, ऐसा हम समझते हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस की भाषा में, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जिसमें आई एम डायरेक्टली रीडिंग इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ओके। लैंड इज in economic terms, land means different types of natural resources like forests, rivers, mountains, minerals. All these minerals are present in the interior of the earth. यानी जो जो जगह पे ये सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन्स, मिनरल्स, ये सारी जगह, ठीक है, ये सारी चीजें एक जगह पे जो पाई जाती है, उस जगह का नाम, उस जगह को हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में लैंड से पहचानते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब साफ है कि लैंड यानी ऐसी जगह जहां पे फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो की जाती है। उस तरीके से हमें इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब समझना है, ठीक है। अब आइए समझते हैं दूसरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल। अगेन, इन केस इफ वी टॉक अबाउट दिस वर्ड कैपिटल इन इट्स ओरिजिनल मीनिंग ऑफ इंग्लिश, तो उसके अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। कैपिटल जैसे कि अल्फाबेट्स जब हम लिखते हैं तो जो फर्स्ट ABCD का जो लेटर होता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। फिर उसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि कोई भी स्टेट का या तो कोई भी कंट्री का जो मेन पॉलिटिकल डेस्टिनेशन है, पॉलिटिकल सिटी है, जो उसको भी हम कैपिटल कहते हैं। But over here, in terms of economics, capital यानी वो चीज, वो टाइप का एक इन्वेस्टमेंट जिसको हम बिजनेस में मॉनेटरी बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, वो चाहे पैसा हो, ठीक है, या तो कोई शॉप है या ऑफिस है या तो बिल्डिंग है या तो लैंड है, ठीक है, जिसको हमने बिजनेस का डेवलपमेंट करने के लिए यूज करते हैं। जो कोई भी चीज को हम बिजनेस का ग्रोथ या डेवलपमेंट करने के लिए यूज करते हैं, उस चीज को कैपिटल इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है, ओके। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम माय साइड। अब आइए देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। मैन मेड इंस्ट्रूमेंट्स हेल्पफुल इन प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, हाउसेस एटसेट्रा। यानी कि मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट यानी यहाँ पे समझना है हमें मशीनरी जो फैक्ट्री या इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, वो ऑफिसेस, बिल्डिंग, कोई भी हाउसेस या तो शॉप्स या तो गोडाउन भी हम कह सकते हैं वो, ठीक है, वो सारे हम कैपिटल कह सकते हैं। वो नेचुरल रिसोर्स भी हो सकता है और मैन मेड रिसोर्स भी हो सकता है।
यानी कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट को हम इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम कैपिटल कहते हैं। कई लोग ऐसा समझते हैं कि कैपिटल यानी बिजनेस में हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसी को हम कैपिटल कहते हैं। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, वो बात सही है, बट इट इज एक्चुअली हाफ क्लियर कॉन्सेप्ट। ओके, वो डेफिनेशन जो है वो आधा अधूरा है, पूरा नहीं है। पूरा डेफिनेशन ये है कि पैसों के अलावा आप बिजनेस में पैसा कमाने के लिए या तो फाइनेंशियल बेनिफिट कमाने के लिए जो कुछ भी लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल हमारा रेडियंट स्कूल ऑफ साइंस है, ठीक है, तो वो एक बिजनेस वी कैन कॉल इट, ओके, लेकिन उसके अंदर जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल का बिल्डिंग से लेकर स्कूल के अंदर इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें, या तो इवन सम ऑफ योर पेरेंट्स माइट बी डूइंग अ बिजनेस, तो उनका ऑफिस, तो उनके अंदर शामिल जो सारी चीजें हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, फैंस, इलेक्ट्रिसिटी, या तो इंटरनेट कनेक्शन भी अगर उन्होंने कहीं पे लेके रखा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्योंकि उनको बिजनेस अपना कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए काम में आती है, इसलिए वो सारी चीज को हम कैपिटल कह सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन, द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर। This is also a very, very important factor of labor because without labor, the production is impossible. अब हम लेबर का भी एक जनरल कॉन्सेप्ट समझते हैं सबसे पहले, कि जो हम वर्क करते हैं, मैन्युअल वर्क करते हैं, उसको हम लेबर कहते हैं, ऐसा हम समझते हैं, ठीक है, लेकिन उसका फुल डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर देना है तो हम इस तरह से दे सकते हैं कि मेंटल एज वेल एज फिजिकल लेबर, ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द इकोनॉमिक प्रोडक्शन और फाइनेंशियल बेनिफिट, व्हाटएवर मेंटल और फिजिकल लेबर और फिजिकल वर्क दैट वी डू इज नोन एज लेबर। तो ऑब्वियसली वो इंसानों के जरिए होता है, ठीक है, और मशीनों के जरिए भी हम बहुत सारा लेबर जो है वो कैरी ऑन कर, लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए भी इंसानी जो इंटेलिजेंस है, उनका जो नॉलेज है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, या तो फिर उसको ऑपरेट करने के लिए जो मैन्युअल वर्क चाहिए उसकी जरूरत पड़ती है। तो इंसान जो है वो लेबर का एक, हम यूं कह सकते हैं कि हम जो पीपल, द मैन पावर, ओके, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस टर्मिनोलॉजी labor. Now let us see what is written in the textbook. Labor means mental or physical work done with the aim to obtain monetary gain. Here we need to understand that the word monetary gain means monetary का मतलब होता है related to money. Anything that is related to money is known as monetary. और gain यानी फायदा, benefit. Okay? तो जो फाइनेंशियल बेनिफिट कमाने के लिए हम जो मेंटल या फिजिकल वर्क करते हैं उसको लेबर कहा जाता है। लेबर इज अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये एक लाइव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो चलता फिरता हमें दिखता है, ठीक है, एक लाइव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और ये कोई एक स्टेबल या तो लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आने वाला प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। इंसान जो है, कोई भी सपोज बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट में अगर काम करने वाले जो मैन पावर होता है, इंसान जो होते हैं, ठीक है, वो आते जाते रहते हैं, वो वहां पे जॉब करते हैं वहां पे, और उनको हर महीने अपनी जॉब करने के लिए उनको सैलरी मिलता है। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो थोड़े समय के बाद अगर उनको वहां से बेटर ऑप्शन मिलता है तो वो जॉब को छोड़ देते हैं और कहीं और पे चले जाते हैं। So just because of the reason that the labor is in a movable condition all the time, that is the reason why labor is not always stable in any industry. हर एक इंडस्ट्री को ये चीज लागू पड़ता है, ठीक है, कि जो जहां कहीं पे भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होता रहता है वहां पे लेबर जो है वो मूवेबल होता है, वो मूवमेंट करता रहता है। अब हम फोर्थ वाला समझेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप ये एक फ्रेंच वर्ड है एक्चुअली, जिसको हमने इंग्लिश में एक्सेप्ट किया है कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली इज द सेंट्रल पर्सन, एक मेन पर्सन होता है जो बिजनेस का सारा रिस्क अपने ऊपर लेता है, ठीक है।
सबसे पहले उसके दिमाग में आइडिया आता है कि कुछ इस तरह का हमें बिजनेस करना है. दैट आइडिया अराइजेस इन द माइंड ऑफ अ पर्सन. ओके, और या तो फिर ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे भी हो सकते हैं, आपको मालूम ही होगा कि वहां पे पार्टनर्स होते हैं बिजनेस करने के लिए. ठीक है, तो वो सारे लोग मिलकर जो बिजनेस का जो शुरुआत करते हैं और बिजनेस का जो रिस्क लेते हैं उनको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. बिजनेस में जो कुछ भी बेनिफिट होता है यानी कि प्रॉफिट होता है या तो फिर इवन लॉस होता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली उनको भुगतना होता है. ओके, सो दैट पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी स्टैंड्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. नाउ लेट अस सी व्हाट इज रिटन इन द टेक्स्ट बुक. The person who efficiently combines the three factors of production. जो इंसान, ओके, ये ऊपर वाले तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, कैपिटल और लेबर, वो तीनों को कंबाइन करता है, वो तीनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करता है और एक बहुत बड़ा सा वेंचर शुरू करता है बिजनेस के लिए, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, सो इस तरह से हमने देखा कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है चार, ओके, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, उनके बारे में हमने समझा, जो कि उनको समझना बहुत ही आसान है, लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट भी है कि किस तरह से ये चारों फैक्टर्स जो है वो हमें लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए काम में आते हैं. ठीक है, अब हम आइए आगे बढ़ते हैं. जो नया हमारा टॉपिक है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, एज कैन सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उसमें चार तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. नंबर वन इज अनलिमिटेड वांट्स. नंबर टू is order of importance in terms of necessities. Number three is limited resources. Fourth one is alternative use of resource. इन चारों प्रोडक्शन को इन चारों फैक्टर्स को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट से हम समझने का कोशिश करेंगे. ये चारों फैक्टर्स डायरेक्टली हम सबको लागू पड़ते हैं. ठीक है, तो इसलिए इनको समझना बहुत ही जरूरी है. लेट अस सी व्हाट इज रिटन इन द टेक्स्ट बुक. पेज नंबर 123 पे हम आगे बढ़ते हैं. ये टॉपिक का जो शुरुआत हो रही है उसका फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड व्हाइल रिसोर्सेज टू फुलफिल देम आर लिमिटेड. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस लेसन एक्चुअली, कि हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो जरूरत है, ठीक है, वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज के जरिए हम हमारी वांट्स को फुलफिल करते हैं वो रिसोर्सेज लिमिटेड है. अगेन आई एम टेलिंग यू दैट वांट्स आर अनलिमिटेड वेयर एज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नंबर और लिमिटेड इन अमाउंट. ठीक है, तो जनरली हर एक रिसोर्स को ये चीज लागू पड़ता है. ठीक है, कि हमारा लाइक एक ह्यूमन नेचर ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर और फॉर दैट मैटर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी अगर हम बात करें तो हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड रहती है, कभी वो खत्म नहीं होती है. ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज जिसके जरिए हम हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं वो डेफिनेटली खत्म हो जाते हैं. और कुछ रिसोर्सेज के बारे में हमें आगे से पता भी होता है कि हाँ चलो ये रिसोर्सेज अब ज्यादा टिकने वाला नहीं है, खत्म हो जाएगा. हमारे घरों में भी ये सिचुएशन को हम एक्सपीरियंस करते हैं, फेस करते हैं. ठीक है, कि रिसोर्सेज जो है वो इतने ज्यादा नहीं है जितनी हमारी जरूरतें हैं. ओके, तो सबसे पहला है अनलिमिटेड वांट्स, उसका मतलब वही है. ओके, उसको लार्जर स्केल में समझना है तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि रिसोर्सेज, हम आगे ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. ओके, बट both the resources are limited in number or limited in amount, right? And as far as the humans are concerned, at present the human population in this whole world, पूरी दुनिया में human population जो है that is 750 crores.
ठीक है, 750 करोड़ की जनसंख्या है। इतनी जनसंख्या और उसमें भी पर डे इंक्रीमेंट होता रहता है। इंक्रीमेंट यानी एडिशन इसके अंदर पर डे होता रहता है। पर डे 2 लाख जो नए लोग हैं वो जन्म लेते हैं। ठीक है, उसके सामने डेथ रेशियो जो है वो काफी डाउन है। तो जो नए जन्म लेने वाले जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऑलरेडी वांट्स या नेसेसिटी जो है हमारी बढ़ने वाली है। प्लस जो लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है इस प्लेनेट के ऊपर उनकी तो वांट्स ऑलरेडी अनलिमिटेड है ही। जो लोग ऑलरेडी जिंदा है वो कभी उनकी ओर से ऐसा कोई फीडबैक नहीं आएगा कि चलो हम अब हमारी नीड्स जो है हमारी नेसेसिटीज पूरी हो गई, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो लोग तो ऑलरेडी रिसोर्सेज के ऊपर अपना क्लेम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में इस प्लैनेट के ऊपर दूसरे नए लोग जन्म भी ले रहे हैं जो भी आगे जाके रिसोर्सेज के ऊपर अपना क्लेम करेंगे। तो इस नजरिए से देखा जाए तो हम यूं कह सकते हैं कि हमारा प्लैनेट जो है अर्थ, इट इज वेरी वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज टू ऑल द पीपल लिविंग ऑन दिस प्लैनेट, राइट? सो that way we can understand that wants are unlimited for us, right? Second factor is importance in terms of necessities. अगर टेक्स्ट में लिखा है, मैंने बोर्ड पे कुछ अलग ढंग से लिखा है, order of importance in terms of necessities. ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारी wants जो है वो बहुत टाइप की होती है, बहुत अलग अलग टाइप की होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही समय पे हमें बहुत कुछ चाहिए, ओके, ऑन द सेम ओकेजन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ओनली, ऑन द सेम मोमेंट ओनली वी वांट सो मेनी थिंग्स। ठीक है, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का दे सकते हैं कि सपोज आपको कहीं बाहर जाना है, यू फील इट इज नेसेसरी टू गो आउट टू मीट समबडी और टू डू शॉपिंग, लेकिन उसी वक्त आपको प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है। ठीक है, तो एट द सेम टाइम यू आर हैविंग 3 necessities. You are feeling thirsty, you are feeling hungry, and at the same time you have to go out also. ठीक है, तो ऑब्वियसली आप अपनी ये जो 2 प्राइमरी नेसेसिटीज है, भूख और प्यास मिटाने की, वो पहले आप पूरी करोगे, एंड देन आफ्टर यू विल थिंक अबाउट फुलफिलिंग द अदर नीड, दैट इज टू गो आउट फॉर शॉपिंग। ठीक है, तो अपनी नेसेसिटीज को इस तरह से हमें ऑर्डर में अरेंज करना होता है। समटाइम्स इट मे हैपन दैट ऑन अ लार्जर स्केल, थोड़ा सा इस पिक्चर को अगर हम थोड़ा सा लार्जर स्केल में लें तो एक ही महीने के अंदर इंसान बहुत कुछ सोच लेता है कि इस महीने हमें बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, और हर एक घर में ये एक कॉमन सिनारियो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कि घर में इतना सामान लेना है, फिर बिल्स हमें पे करने हैं, टीवी का रिचार्ज कराना है, इंटरनेट का वो रिचार्ज कराना है, ठीक है, रेंट पे करना है, या तो फिर हाउस का जो इंस्टॉलमेंट्स होता है उसको हमें पे करना है, साथ में बार रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए भी जाना है। ठीक है, और बहुत सारे हमारी वांट्स है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। In the forthcoming few days only, we are having a long list of so many wants. तो ऐसी सिचुएशन में इंसान क्या करता है? कोई भी इंसान है, he or she will arrange these wants or necessities in the order of importance in terms of necessity. कौन सी नेसेसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से उसको वो अरेंज करेंगे। सबसे ज्यादा जो टॉप प्रायोरिटी में जो नेसेसिटी होती है, ठीक है, उसको सबसे पहले पूरी करने की इंसान कोशिश करेगा, और उसके बाद की जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है उसको पूरी करने की इंसान कोशिश करेगा, एंड देन आफ्टर द ऑर्डर विल गो ऑन इन दैट वे। ठीक है, जो नेसेसिटी को एकदम इमरजेंसी लेवल में फिलहाल पूरी करने की जरूरत नहीं है, उसका नंबर जो है वो लास्ट में आएगा। ठीक है, कि एकदम इमरजेंसी उसको नहीं है कि चलो अगर हम आज होटल में खाना नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, थोड़े दिनों के बाद हम जा सकते हैं, तो वैसी टाइप की कैजुअल नेसेसिटीज को हम बाद में भी रख सकते हैं। सो इन शॉर्ट, ऑल द नेसेसिटीज आर जनरली डिटरमाइंड इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस बाय ऑल द पीपल। ठीक है,
लाइफ में जो टाइप के हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं इसके हिसाब से अपनी नेसेसिटीज को ऑर्डर में अरेंज करना इंसान सीख ही जाता है। ठीक है, तो ये था थर्ड फैक्टर जो कि वो भी बहुत जरूरी था। ओके, एक्चुअली सेकंड फैक्टर। एंड देन द थर्ड वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसके बारे में हम काफी सारा डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि रिसोर्सेज आपको वापस में याद दिला दूं, दो टाइप के होते हैं, मैन मेड और नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो इमीडिएट लेवल पे आने वाले कुछ ही समय में वो खत्म होने वाले हैं, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं कि जो इमीडिएटली भले खत्म ना हो लेकिन कोई ना कोई ऐसा समय आएगा जब वो खत्म हो जाने वाले हैं। ठीक है, कोई भी रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि हमें अनलिमिटेड मात्रा में मिलता रहता है। एंड एट द सेम टाइम वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे इसी लेसन में हमने आगे समझा है कि देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज। ओके, रफली अगर डिवाइड करना है तो देयर आर सम डेवलप्ड कंट्रीज एंड देन देयर आर सम डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज हैव स्ट्रॉन्गर रिसोर्सेज एज कंपेयर्ड टू द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी कभी ना कभी खत्म होंगे, और इसीलिए वो लोग जो है लाइक इसके बाद जो आएगा फोर्थ फैक्टर अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, उसके ऊपर भी वो ज्यादा ध्यान देते हैं कि चलो भाई ये रिसोर्स अब धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, तो उसकी जगह पे उसके रिप्लेसमेंट में कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो हमें आगे जाके काम में आ सकता है। ठीक है, तो उसको ढूंढने का जो है वो एडवांस प्लानिंग जो है, एडवांस प्लानिंग वो करते रहते हैं। बट इन शॉर्ट कोई भी चाहे कैसा भी कंट्री हो, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री, ओके, तो उन सबके पास रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है। और इसीलिए जो फोर्थ फैक्टर है उसको समझना जरूरी है कि बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज we also need to find out the alternative use of resources। ठीक है, कि मान लो कि कोई रिसोर्स अगर खत्म हो जाता है तो उसकी जगह पे ऐसा कौन सा रिसोर्स है जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो हमारे वर्ल्ड में से उसको कहीं ना कहीं से डिस्कवर कर सकते हैं। ऐसा जो है टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए उसका छानबीन जो है वो हमेशा चलती रहती है। हमें कुछ एग्जाम्पल उसके दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन का नया नया आविष्कार हुआ, ठीक है, हम हिस्ट्री में ये चीज सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपने 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा होगा, 8th या 9th स्टैंडर्ड के इंडिया में रेलवे की शुरुआत ब्रिटिशर्स ने 1853 में किया था। ठीक है, और सबसे पहला जो हमारा रेलवे रूट था मुंबई टू ठाणे, दैट पर्टिकुलर सिस्टम, रेलवे सिस्टम was started by the Britishers। तो we already know that कि उस जमाने में जो चलने वाली ट्रेन थी वो कोल से, यानी एज अ मोड ऑफ एनर्जी, उसमें एज अ एनर्जी रिसोर्स कोयले का या तो कोल का इस्तेमाल होता था। ठीक है, कोल जो है हम कोल माइन से हम ऑब्टेन करते हैं, और बहुत भारी मात्रा में, एक समय ऐसा था कि बहुत भारी मात्रा में, और इवन टुडे ऑल्सो बहुत भारी मात्रा में कोल हमने यूज किया है, और फिलहाल भी हम कर रहे हैं। एंड राइट नाउ वी आर इन अ पोजीशन दैट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ओके, दिस रिसोर्स विल बी एग्जॉस्टेड कंप्लीटली, एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि उसकी जो बनने की प्रक्रिया जो है, उसका जो फॉर्मेशन होने की प्रक्रिया है वो जमीन के अंदर होती है, लेकिन उसको बनते बनते हजारों साल निकल जाते हैं। सो ऑन द इमीडिएट लेवल द रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल, कि नया कोल जो है वो हमें इतना जल्दी मिलने वाला नहीं है। सो देयरफॉर वी हैव फाउंड आउट द अल्टरनेटिव्स ऑफ द सेम रिसोर्स, कि कोल की जगह पे आज हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चलती है। ठीक है, और दूसरे जो व्हीकल्स हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। सेम इज द केस विद क्रूड ऑयल और पेट्रोल, पेट्रोलियम, डीजल एक्सेट्रा। ठीक है, आजकल हम देख सकते हैं कि पेट्रोल डीजल से चलने वाले जो व्हीकल है वो तो है ही, लेकिन सिंस द reason why petrol, diesel and crude oil is going to be exhausted after a few years, that's the reason why we have invented the technology of using CNG or LPG in our
ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स। तो इस तरह से जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से हमें अलाउ करती है, उसी तरह से हम रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव्स जो है वो हमेशा ढूंढते रहते हैं। वो जरूरी होता है, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ using the factors of production and distribution of the factors of production, हमने दोनों चीजों के चार फैक्टर्स इस लेक्चर में हमने इसका डिटेल में डिस्कशन किया है। ठीक है, इसका वीडियो देखने के बाद आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको बुक में से रीडिंग भी करना है, और रीडिंग करने के बाद उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द मेथड ऑफ एलोकेटिंग और मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, वो टॉपिक जो है वो हम आने वाले यानी 4th पार्ट ऑफ दिस लेसन उसमें हम समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।